नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस अर्थ मिशन में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने फसलों के ऊपर एक सीरीज़ शुरू की जिसमें हमने भारत की फसलों के बारे में बात की थी और हमने जैविक खाद कैसे बनाते हैं, गोबर से खाद कैसे बनाते हैं, हरी खाद कैसे बनाते हैं, इन सभी विषयों पर भी वहाँ पर चर्चा की थी। आज समय आ गया है उस सीरीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाने का और उसमें कुछ और फसलें और कुछ और पॉइंट्स ऐड करने का। तो आज हम लोग मक्के की फसल के बारे में बात करेंगे। मक्का भारत में कहाँ-कहाँ उगाया जाता है, इसकी बुआई कैसे करते हैं, किस समय में इसकी बुआई होती है, इसमें सिंचाई कितनी करते हैं, इसकी पैदावार कितनी होती है, इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो आइए बिना देरी के हुए एक-एक करके इन सभी पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग मक्के के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। मक्का आपका एक प्रमुख खाद्य फसल है। मक्का आपका एक प्रमुख खाद्य फसल है फसल है जो मोटे अनाज अनाज की श्रेणी में आता है। और आगे अगर हम लोग इसमें बात करें, मक्का की फसल में नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है। मक्का की फसल में आपका जो नर भाग होता है वो आपका पहले परिपक्व हो जाता है। तो इसके बारे में हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको सुनकर समझ सकते हैं। भारत के अधिकांश भागों से लेकर 2700 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। भारत के अधिकांश भारत के अधिकांश अधिकांश क्षेत्रों से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। आपका ये भारत के लगभग हर एक भाग में मक्के की फसल उगाई जाती है और यहाँ तक कि 27,000 मीटर ऊंचाई तक पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसकी फसल सफलतापूर्वक उगाई जाती है। इसकी फसल सफलतापूर्वक उगाई जाती है। और मुख्य बात आती है कि इसके लिए इस सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। आपका मक्का की फसल हर एक प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है बशर्ते वहां पर जल की निकासी अच्छी हो। और सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा बलुई दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए बेहतर समझी जाती है। लेकिन आपकी बलुई एवं दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है।
ऐसे तो ये आपका हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन आपकी बलुई तथा दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है, इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। मक्का पैदावार नए मानक प्रस्तुत कर रही है, जो इस समय बढ़कर 5.98 तक पहुंच चुका है। और आगे अगर हम लोग बात करें, भारत की भूमि पर यह फसल 1600 ईस्वी के अंत में ही पैदा करना शुरू की गई थी। भारत में अगर मक्के की बात करें तो ये आपका 1600 ईस्वी प्रारंभ 1600 ईस्वी के करीब से ही ये आपकी मक्के की फसल भारत में उगाई जाने लगी थी, उगाई जाने लगी थी। और आगे अगर हम लोग बात करें, आज भारत संसार के प्रमुख मक्का उत्पादक देशों में से एक है। हमारा देश भारत आज विश्व के प्रमुख मक्का उत्पादक देशों में से एक है, जहां पर मक्के की फसल उगाई जाती है। और अगर बात करें, शायद ही किसी देश में इतनी प्रकार की मक्के की फसल उगाई जाती होंगी। आप लोगों को पता होगा कि मक्के की फसल कई प्रकार की होती हैं, आपकी बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, जो कि सबसे ज्यादा वैरायटियां जो हमारी किस्में हैं इसकी सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में ही उगाई जाती है। मक्के की सबसे ज्यादा किस्में जो हैं वो हमारे भारत देश में ही उगाई जाती हैं। इसको भी मैं नोट कर देता हूँ, सबसे ज्यादा किस्में भारत में। आप लोग इतना देख सकते हैं। और अगर हम लोग आगे बात करें, मैं कुछ लाइन ऊपर वाली मिटा देता हूं ताकि मैं आगे और पॉइंट नोट कर सकूं। आप लोग नोट कर सकते हैं अगर करना हो। और आगे हम लोग बात करते हैं, भारत के राज्यों में व्यापक रूप से खेती होती है। भारत के बहुत सारे राज्यों में इसकी व्यापक रूप से खेती होती है। आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि, ये इसके प्रमुख आपके मक्का उत्पादक राज्य हैं। बाकी हमारे पास और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर मक्का उगाया जाता है, लेकिन ये आपके प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य हैं, जिनमें से राजस्थान में मक्के का सर्वाधिक क्षेत्रफल, राजस्थान में आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा आपका कर्नाटक में सर्वाधिक पैदावार। यानी आपका राजस्थान में मक्के का क्षेत्रफल जो इसकी बुआई है सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में इसकी बुआई होती है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा पैदावार आपकी कर्नाटक में होती है। आपकी सबसे ज्यादा इसकी पैदावार कर्नाटक में होती है। और अगर देखें हम लोग, अगर और देखें तो आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात व झारखंड में भी इसका महत्व काफी अधिक है। आपका कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राज्यों, मध्य प्रदेश, झारखंड इत्यादि राज्यों में भी आपका इसका काफी ज्यादा महत्व है। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसको भी नोट कर दूं यहाँ पर।
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राज्य, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, छत्तीसगढ़, गुजरात, में अत्यधिक महत्व, अत्यधिक महत्व, इन राज्यों में आपका इसका काफी ज्यादा महत्व है। और चलिए अब हम लोगों ने मक्के के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि आपका किन राज्यों में पाया जाता है, इसकी फसल कैसे होती है, कैसे इसमें बुआई होती है, कैसे इसका प्रयोग होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा की। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी बुआई, कटाई, उत्पादन या हम लोग इसकी खेती कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि मक्के की खेती कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खेत की तैयारी कैसे की जाती है। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी इसके बारे में बताने वाला हूं कि मक्का आखिर होता क्या है हमारे देश में, मक्के का काम क्या होता है हमारे देश में, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे एकदम इस वीडियो के लास्ट में कि इतना सारा मक्का पैदावार होती है और उसका होता क्या। सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग खेत की तैयारी। खेत की तैयारी, खेत की तैयारी की अगर बात करें, खेत की तैयारी के लिए पहला पानी गिरने के बाद जून माह में हेरो करने के बाद पाटा चला देना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए पहला पानी गिरने के बाद, खेत की तैयारी के लिए, खेत की तैयारी के लिए पहला पानी गिरने के बाद जून माह में हैरो चलाकर पाटा लगा देना चाहिए। अगर हम लोग इसके बारे में और अंदर जाएं तो गांवों में लोग कहते हैं कि जोत कर उसको, आपकी होती है सिरावन, उससे मया देना चाहिए, उसको मतलब प्लेन कर देना चाहिए, समतल उसको कर देना चाहिए। तो ये है पॉइंट। आगे अगर हम लोग देखें तो यदि गोबर की खाद का प्रयोग करना हो तो पूर्ण रूप से सड़ी हुई, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जरूर ही जैविक खाद यानी गोबर खाद जैसी जैविक खादों का प्रयोग करें। इससे आप लोग अच्छी फसल तो उगा ही पाएंगे, साथ में आप लोग स्वास्थ्यवर्धक फसल उगा पाएंगे। क्योंकि हम लोग अगर खाद रासायनिक या रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो उससे फसल हमारी जहरीली हो जाती है और हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आप लोग जैविक खाद का प्रयोग करें, निराई करें और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग फसल में कम से कम करें। आइए फिर से हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर खाद मिलाएं। मतलब यहाँ पर आप लोगों को जो गोबर खाद मिलानी है वो पूर्ण रूप से सड़ी हुई होनी चाहिए, पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर खाद इसमें मिलानी चाहिए।
रबी के मौसम में अगर आप लोग जून के माह में बो रहे हैं तो ऐसे करना चाहिए। अगर आप लोग रबी के माह में यानी ठंडी वाली अगर इसकी फसल उगा रहे हैं तो उसमें कल्टीवेटर से 2 बार जुताई करने के बाद उसको 2 बार हैरो करना चाहिए। कल्टीवेटर से 2 बार जुताई करने के बाद रबी के मौसम में रबी के मौसम में 2 बार कल्टीवेटर और 2 बार हैरो। रबी के फसल में आप लोग 2 बार कल्टीवेटर 2 बार हैरो, या आप लोग जैसे भी आप लोगों के यहाँ की मिट्टी हो उस हिसाब से आप लोग इसके ऊपर हैरो या कल्टीवेटर का अपनी मिट्टी के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं बुआई का समय। इसका बुआई का समय क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं मिटा रहा हूं इसको। अब बात करते हैं बुआई का समय। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो मक्के की फसल होती है उसको हम लोग तीनों मौसम में उगा सकते हैं, मतलब तीनों टाइप की जो फसलें होती हैं उसमें इसको उगा सकते हैं, चाहे वो रबी हो चाहे खरीफ हो या आपकी जायद हो। तीनों फसलों में हम लोग इसको उगा सकते हैं, तीनों मौसमों में हम लोग इसको उगा सकते हैं। तो बुआई का समय हम लोग देखते हैं। बुआई का समय, बुआई की समय की अगर बात करें तो खरीफ आपका जून से जुलाई तक, खरीफ की फसल में अगर बोना है तो जून से जुलाई तक, अगर आपको रबी की फसल बोना है तो अक्टूबर से नवंबर तक। रबी की फसल में अगर बो रहे हैं तो इसको अक्टूबर से नवंबर तक, अगर आप लोग इसकी जायद की फसल में करना चाहते हैं तो फरवरी से मार्च तक। जायद की अगर मौसम में उगाना चाहते हैं जायद तो आपका फरवरी से मार्च ये उसका उचित समय होता है, ये इसके उचित समय है। इसकी हम जलवायु और भूमि के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमारा पॉइंट छूट रहा था। इसकी जलवायु एवं भूमि के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपकी नीचे स्पेस है, यही चर्चा कर लेते हैं जलवायु एवं भूमि के बारे में। जलवायु एवं भूमि, वैसे तो इसको पहले चर्चा करना था लेकिन पॉइंट छूट रहा है आपको, तो इसको भी कवर करवा देता हूँ। मक्का उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु होती है और पानी का निकास जहां अच्छा हो, पानी का निकास उपयुक्त हो, मतलब आपका पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसकी हम लोग अब कुछ किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मक्के की आपकी कुछ किस्में होती हैं, बुआई के लिए जो बीज आते हैं उनकी किस्मों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसकी जो बीज की कुछ किस्में होती हैं, आपकी बीज की किस्में हैं, ये याद रखना। आपका एक आता है गंगा 5, एक आता है आपका गंगा 11, एक आता है आपका, और आपका आता है गंगा सफेद 2,
गंगा, सफेद, 2 आता है। आपका आता है डेक्कन 101, डेक्कन 101, और आता है आपका डेक्कन 103, डेक्कन 103 आदि। ये आपकी कुछ बीजों की किस्में हो गई जिनका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। बीज की मात्रा क्या होती है हमारी, बीज की मात्रा क्या होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि बीज किस हिसाब से हमारे खेत में इसकी बुआई करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं बीज की मात्रा। बीज की मात्रा में अगर हम लोग चर्चा करें तो आपकी जो संकर जातियां होती हैं, संकर जातियां, संकर जातियां जो होती हैं आपकी, उसके लिए 12 से 15 किलो पर हेक्टेयर, 12 से 15 किलो पर हेक्टेयर आपको होना चाहिए। और आपकी जो कंपोजिट जातियां होती हैं, कंपोजिट जातियां, कंपोजिट जातियां, कंपोजिट जातियां होती हैं आपकी 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। कंपोजिट जातियां आपकी 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर, और हरे चारे के लिए 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर। हरे चारे के लिए अगर देखें तो आपकी 40 से 45 केजी, 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आपकी बीजों की जो आपके बीजों का जो साइज है उसके हिसाब से आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपकी बीजों का कैसा साइज है, छोटे हैं बीज या बड़े हैं, उनके हिसाब से आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। बीजों उपचार अगर हम लोग देखें, बीज बोने से पहले अगर बीजोपचार देखें, बीजोपचार तो आप लोग फफूंदनाशक आदि, फफूंदनाशक या आपको बीजों में आपके जो भी आपको संभावना है कि ऐसा रोग लग सकता है इसमें कीड़े मकोड़े, तो उसके लिए आप लोग बीजोपचार बीज बोने से पहले कर सकते हैं। ज्यादातर फफूंदनाशक प्रयोग किया जाता है क्योंकि फफूंद लगने की मात्रा चांस ज्यादा रहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि पौधों के बीच क्या अंतरण रहने वाला है, पौधों के बीच की दूरी क्या रहती है, पौधों के बीच की दूरी क्या रहती है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग पहले इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। पौध अंतरण, पौध अंतरण आपकी फसल आती है शीघ्र पकने वाली, शीघ्र पकने वाली। अगर देखा जाए शीघ्र पकने वाली तो कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी, कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे के बीच में 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे इसके बीच में आपकी 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए जल्दी पकने वाली फसलों में या शीघ्र पकने वाली फसलों में। मध्यम या देरी से पकने वाली फसलों के बारे में अगर चर्चा करें, मध्यम से देरी में पकने वाली फसलों, मध्यम देरी से पकने वाली, मध्यम से देरी पकने वाली
फसलों के बारे में अगर चर्चा करें तो कतार से कतार 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी उचित होती है। और अगर हम लोग बात करें हरे चारे के लिए, हरे चारे के लिए हरे चारे के लिए कतार से कतार 40 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और अगर पौधे से पौधे के बीच में बात करें चारे वाली फसलों में, पौधे से पौधे, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की दूरी उचित होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कतार से कतार और पौधे से पौधे का बीच का मतलब क्या है। जैसे आप लोग मान लीजिए, आप लोग जानते होंगे खेतों में बुआई करें तो ये आपकी 1 2 3 4 5 इस तरह से कतारें हम लोगों ने बना ली। तो ये जो आपकी दूरी है, ये लेंथ जो आपका होने वाला है, ये इस लेंथ को कहते हैं कतार से कतार। कतार से कतार, ये लेंथ हो गई कतार से कतार, ये लेंथ हो गई कतार से कतार। और अगर पौधे से पौधे के बीच में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक पेड़ यहाँ पर बोया, एक 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 यहाँ पर बोया, तो ये जो आपकी पौधे से पौधे के बीच में ये वाली जो दूरी है, इसको कहते हैं पौधे से पौधे, पौधे से पौधे। ये आपकी पौधे से पौधे के बीच में दूरी हो गई। और ये वाली जो आपकी दूरियां हैं, ये आपकी कतार से कतार की बीच की दूरियां हो गई। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और आगे बात करते हैं हम लोग बुआई के तरीके के बारे में बात करते हैं। बुआई के तरीके के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका बुआई का तरीका क्या होता है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग अब आगे बात करते हैं अब हम लोग इसकी बुआई का तरीका देख लेते हैं। बुआई का तरीका, इसकी बुआई का तरीका होता है वर्षा प्रारंभ होने पर मक्का बोना चाहिए। वर्षा प्रारंभ होने पर मक्का बोना चाहिए। वर्षा प्रारंभ होने पर मक्का बोना चाहिए, बोना चाहिए। जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां पर बारिश जब आपकी शुरू होती है उससे 10 से 15 दिन पहले सिंचाई की सुविधा होने पर वर्षा से 10-15 दिन पहले बोने से अच्छी उपज होती है। अगर आप लोग वर्षा शुरू होने से 10 से 15 दिन पहले बो देते हैं, अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है, तो आपको काफी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, आपकी फसल काफी अच्छी हो सकती है। और आगे अगर हम लोग बात करें तो बीज की बुआई 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई में करनी चाहिए। यह आपकी 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बीज बोना चाहिए,
बीज ना ही ज्यादा नीचे हो कि वो आपकी नमी के कारण सड़ जाए और ना ही एकदम ऊपर हो कि आप धूप के कारण वो सूख जाए। तो वो आपका 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच इसकी अच्छी जो होती है गहराई होती है जिसमें हम लोग बीज बो सकते हैं। बुआई के 1 माह पश्चात मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। बुआई के 1 माह बाद मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। आपको क्या करना है कि फसल बोने के 1 माह के बाद इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना है। किसी भी विधि से बुआई की जाए परंतु पौधों की संख्या 55 से 80 हजार हेक्टेयर होनी चाहिए। पौधों की संख्या 55 से 80 हजार पर हेक्टेयर। 55 से 80 हजार पर हेक्टेयर बीजों की संख्या आपकी या पौधों की संख्या जो होती है 55 से 80 हजार के बीच में होनी चाहिए। चाहे आप जिस तरीके से बुआई करें, चाहे आप हाथ से अगर बुआई करवा सकते हैं हाथ से करवाएं या मशीन से कराएं या जिस भी तरीके से कराएं, लेकिन वहां पर 55 से 80 हजार पौधे 1 हेक्टेयर में होने आवश्यक है। तो चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो आपका 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। 15 से 20 दिन के बाद आपको निराई गुड़ाई इसकी फसल में करनी चाहिए। और आगे अगर हम लोग बात करें इसमें हम कुछ अंतर्वर्ती फसलें भी उगा सकते हैं। तो आइए उन अंतर्वर्ती फसलों के बारे में जानते हैं। अंतर्वर्ती फसलों से हमारा क्या होता है कि हम लोग एक फसल के साथ 2 या 3 फसलें भी उगा सकते हैं। जैसे मक्के के बीच में आप लोग कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग एक फसल के साथ दूसरी फसल भी उसी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अंतर्वर्ती फसलों के बारे में जानते हैं। अंतर्वर्ती फसलें अंतर्वर्ती फसलें इसमें कौन कौन सी उगाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो उड़द, बरबटी, ग्वार, मूंग, उड़द, बरबटी, ग्वार, मूंग, सोयाबीन, तिल, तिल, सेम, भिंडी, हरी धनिया, जैसी आप लोग तमाम फसलें इसमें उगा सकते हैं। आप लोग उड़द, बरबटी, ग्वार, मूंग, सोयाबीन, तिल, सेम, भिंडी, हरी धनिया जैसी बहुत सारे फसलें इसमें अंतर्वर्ती हैं जो आप लोग इसके बीच बीच में बोकर उसको भी उगा सकते हैं और आप लोग डबल मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग इसकी सिंचाई के बारे में बात करते हैं।
बस अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। सिंचाई वगैरह, इसके रोग वगैरह कुछ बताकर और इसकी कितनी पैदावार होती है, इसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सिंचाई के बारे में। सिंचाई तो आपकी इसकी पूरी की फसल, आपकी जो इतनी संपूर्ण फसल है मक्के की, उसमें लगभग आपका 400 से 600 mm पानी होना अनिवार्य। इसकी संपूर्ण फसल में 400 से 600 mm पानी होना अनिवार्य है या इसकी आवश्यकता होती है। इसकी सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था आपकी पुष्पन और दाने भरने का समय। महत्वपूर्ण अवस्था, पूर्ण अवस्था, पुष्पन एवं दाने भरने के समय। अगर आप लोग इसके दाने भरने के समय में अगर इसकी अच्छी सिंचाई नहीं करेंगे, आप लोग उसको सुखा सुखा कर सींचेंगे, अच्छी सिंचाई नहीं करेंगे, तो आपके उसमें जाहिर सी बात है कि आपके जो भुट्टे होते हैं, जो आपका मक्का होता है, उसमें दाने अच्छे नहीं आएंगे। ये तो बात एकदम श्योर है। अगर आप लोग उसकी अच्छी सिंचाई नहीं करेंगे तो आप लोगों के उसमें अच्छे दाने नहीं आएंगे। निकासी की सुविधा होनी चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया है कि पानी की निकासी की अच्छी सुविधा होना बहुत आवश्यक है, नहीं फसल आपकी खराब हो जाएगी। कीट के बारे में प्रयोग करें आप। कीट, कीट एवं प्रमुख रोग, प्रमुख रोग, इनके बारे में बात करें। अगर आप लोग इसकी कीट से अच्छी सुरक्षा नहीं करते हैं तो आपकी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि जहां तक हो सके रासायनिक दवाओं का प्रयोग कम से कम किया जाए। तो आपका रोग आता है डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये हो गया आपका एक रोग। एक आता है पत्तियों को झुलसा देता है, जो पत्तियों का झुलसा रोग, पत्तियों का झुलसा रोग, पत्तियों का झुलसा रोग, ये एक प्रकार का रोग हो गया आपका। और आता है तना सड़न, तना सड़न, तना सड़न, तना सड़न हो जाता है, ये रोग होता है। एक तना छेदक आता है, तना छेदक, तना छेदक, दीमक, दीमक भी लग सकता है इसमें। और अगर हम लोग देखें तो प्रोरोह, प्रोरोह मक्खी, प्रोरोह मक्खी, प्रोरोह मक्खी, प्रोरोह मक्खी, तुलसीता रोग, तुलसीता रोग आदि। ऐसे बहुत सारे रोग आपके इस फसल में लग सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसकी उपज के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी उपज के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी उपज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शीघ्र पकने वाली फसल 50 से 60 क्विंटल हेक्टेयर उपज। शीघ्र पकने वाली, पकने वाली 50 से 60 क्विंटल आपकी पर हेक्टेयर पैदावार होती है। शीघ्र पकने वाली, मध्यम पकने वाली यानी जो आपके मध्यम समय में पकती है, उसकी 60 से 65 क्विंटल पर हेक्टेयर। मध्यम, मध्यम पकने वाली, पकने वाली 60 से 65 क्विंटल पर हेक्टेयर।
60 से 65 कुंटल पर हेक्टेयर, और देरी से पकने वाली 65 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर। देरी से पकने वाली 65 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी पैदावार होती है। 65 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर। फसल की कटाई व गहाई की बात करें अगर हम लोग, फसल की कटाई व गहाई, फसल की कटाई व गहाई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी, जब फसल की अवधि पूर्ण हो जाए तब इसको काटना चाहिए। चारे वाली फसल बोने के 60 से 65 दिन बाद इसको काटना चाहिए। चारे वाली फसल 60 से 65 दिन बोने के बाद आपको चारे वाली फसल जो है 60 से 65 दिन बाद बोने के बाद इसको काट सकते हैं। दाने वाली देसी किस्म की फसल 70 से 85 दाने वाली देसी किस्म आपकी 75 से 85 दिन बाद, दाने वाली देसी किस्म की अगर बात करें, देसी किस्म आपका 75 से 85 दिन बाद बोने के आपके ये जो भी दिन दिए हैं, बोने के 75 से 85 दिन की बात करना है। और अगर आगे हम लोग बात करें, संकर एवं संकुल किस्म, संकर एवं संकुल किस्म जो है 90 से 115 दिन बाद, 90 से 115 दिन बाद, ये भी आपका बोने के 90 से 115 दिन बाद इसकी कटाई करनी चाहिए। इन सभी की कटाई करनी चाहिए। या अगर हम लोग बात करें तो जब आपकी इसमें 25% नमी रह जाए, जब इसमें 25% नमी रह जाए तब इसकी कटाई करनी चाहिए। लेकिन कटाई तो कर ली, लेकिन सबसे इसकी प्रमुख बात आती है कि इसकी गहाई कैसे करें। तो आइए हम लोग गहाई के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सेलन से अगर आप लोग इसकी गहाई करना चाहते हैं तो वो तो ठीक है, नहीं तो आपका थ्रेसर एक जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध और जो है आपका हर जगह पर मिल जाएगा और बहुत आसानी से इससे आप लोग गहाई कर सकते हैं। तो थ्रेसर के द्वारा आप लोग गहाई कर सकते हैं। इसकी गहाई की बात करें आपका तो सेलन एक आपका जरिया होगा। अगर नहीं है तो थ्रेसर आपका जरिया होगा। थ्रेसर में क्या होता है, आसानी से आप लोग इनको ज्यादा बिना सुखाए और उनको आपको छीलना नहीं पड़ता। उसको जब ऊपर छिकला चढ़ा होता है तो उसको बिना छीले भी आप लोग इसको उसमें डाल देंगे तो आपको इसके दाने प्राप्त हो जाएंगे। इसकी गहाई का बहुत अच्छा तरीका होता है। भंडारण की अगर बात करें तो यदि बुवाई करनी है तो आपको आर्द्रता उसमें 12% रहे। अगर आप लोगों को इसकी बुवाई के लिए उपयोग करना है, भंडारण यदि बुवाई करनी है, इन्हीं बीजों को आपको दोबारा बोना है तो इसमें 12% नमी रहनी चाहिए। और अगर आपको खाने के लिए यूज करना है तो आप लोग इसको सुखाकर ड्रमों में
में भर सकते हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ खाने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करना है तो आप लोग इसको सुखाकर अच्छे से ड्रमों में, टीन के ड्रम या प्लास्टिक के ड्रम जो भी आते हैं, आपको उसमें भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन्हीं बीजों को दोबारा इसकी बुआई करनी है तो याद रखें कि इसमें 12% नमी होनी बहुत आवश्यक है। इसमें एकदम अगर नमी खत्म हो गई तो आपकी बीजें दोबारा उग नहीं पाएंगी, आपकी बीजें दोबारा उग नहीं पाएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की कि कैसे भारत में मक्के की फसल हमारे देश में उगाई जाती है, इसका क्या प्रयोग होता है और ये कब बुआई की जाती है, कितनी पैदावार होती है, कैसे इसका भंडारण करते हैं, कैसे इसकी गाय करते हैं। इन सभी पॉइंटों पे हम लोगों ने चर्चा की। अब मैं जो आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला था या इंटरेस्टिंग बात बताने वाला था कि ये हमारी जो मक्के की फसल है, हमारी जो मक्के की फसल है वो जाती कहाँ है, इतनी ज़्यादा भारत में पैदावार होती है तो ये जाती कहाँ है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 65% मक्का मुर्गी एवं पशु आहार 65% मक्का, आप लोग सोचिए कि 65% मक्का सिर्फ मुर्गी एवं पशुहार, मुर्गी दाना जो आपका बनता है, पशुहार बनता है, उसमें ये प्रयोग कर लिया जाता है। 65% मक्का जो बचता है कुछ खाने में जाता है और कुछ हमारी फैक्ट्रियों में जाता है, तरह तरह की चीजें बनती हैं, खाने वाली लगभग चीजें होती हैं, तो ये खाने में यूज होता है। लेकिन आपका सोचिए 65% मक्का मुर्गी एवं पशुहार के लिए जाता है। इस तरह से भारत में मक्के की खपत होती है। तो आपको ये सभी जानकारी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।